जय गुरु जी संगत जी। गाइए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। गुरु जी का वो द्वारा है, ऐसा द्वारा है जहाँ पे संगत किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, अमीर गरीब ऊंच नीच कोई भी हो, जिसकी परमात्मा में आस्था है, अगर उनके द्वारे आता है, उनके सारे दुख कष्ट संकट पिताश्री हर लेते हैं, गुरुजी हर लेते हैं। और जितना सुख, ग्रेस्पिंग पावर अगर सही है इंडिविजुअल की, तो बहुत सारा सुख बटोर के घर ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए गुरुजी के पास खाली होके आना पड़ता है, सिर्फ भाव और उनके प्रति प्यार, निस्वार्थ प्यार। और जिनके मन में परमात्मा के होने और परमात्मा के करने में कोई लॉजिक नहीं होता, अथाह बटोर के ले जा सकते हैं। पिताश्री गुरुजी हमेशा उनके चहुं ओर अपना सुरक्षा चक्र के घेरे में उन संगत को रखते हैं। बहुत सारी संगत है जिनको गुरुजी ने अथाह प्यार दिया, खूब भरपूर ब्लेसिंग्स दी। इसी कड़ी में एक वाकया है। मेरे जीजा जी, मेरी दो बड़ी बहनें हैं, छोटी दीदी की जो हस्बैंड है वो नायब तहसीलदार पोस्टेड थे नई टिहरी के पास। उत्तराखंड में नई टिहरी है, उससे 70 किलोमीटर किसी इलाके में पोस्टेड थे। तो संगत जी, उत्तराखंड में जो जमीन का, भूमि का जो रिकॉर्ड रखते हैं, उनको पुलिस पावर भी है, आईपीसी के अंडर वो काम भी करते हैं। दोनों चीज़ों का, लैंड से रिलेटेड एंड पोलिसिंग, ये ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे जीजा जी वहाँ पोस्टेड थे, पुलिस पावर भी एंजॉय करते हैं। नायब तहसीलदार एक अच्छी पोस्ट होती है और उनका प्रमोशन भी होने वाला था तहसीलदार। अब बात शुरू होती है कि मेरा भाई जापान में, छोटा भाई जापान रहता है, तो वो आया हुआ था, सन 2009 या 10 की बात है। तो वो छोटी दीदी से मिलने नहीं जा पाया, तो उसको वापस बैक जाना था टोक्यो। तो मैंने उसको बोला कि जाने से पहले उसको कम से कम फ़ोन कर दे। और मेरे ख्याल में फरवरी की 26 या 27 तारीख की बात थी। तो उसने फ़ोन किया तो दीदी रोने लगी कि तेरे जीजा जी जेल में अरेस्टेड है, टिहरी जेल में लॉज्ड हैं। तो फिर मैंने भांजे को फ़ोन किया, कहते नहीं नहीं मामा जी सब हो जाएगा, ये है सो है, आप चिंता ना करो, हमने बेल लगा दी है। अब इसी कड़ी में तो दिल बड़ा बेचैन था कि कैसे होगा क्या होगा। मैं भांजे को फ़ोन करता रहता था, तो उसका यही जवाब था, मामा जी आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। 14 मार्च को उसका फ़ोन आता है कि मामा जी आपका कोई एडवोकेट जानने वाला उत्तराखंड हाई कोर्ट में। मैंने कहा क्या हो गया? नैनीताल हाई कोर्ट में। कहता तू तो कह रहा था सब हो जाएगा। कहता नहीं, कुछ ऐसा है कि बेल रिजेक्ट हो गई है। मैंने कहा किसने बोला तुझे अभी ट्रायल कोर्ट में तो बेल डालने की? फिर मेरे एक फ्रेंड है उत्तराखंड सरकार में, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। मैंने कहा उस वकील का नाम भेज जो तेरा केस फाइट कर रहा है टिहरी में, न्यू टिहरी में। तो उसने उनका नाम, फ़ोन वगैरह भेजा। तो फिर मैंने उनसे बात करी कि आप इस केस में कस्टडी डेथ का मामला है और आपने अभी इनिशियल स्टेज पे बेल क्यों डाल दी? बेल तो रिजेक्ट होगी, और वो भी सेशन कोर्ट में डाल दी, नीचे रिजेक्ट हुई, ऊपर डाल दी। अभी तो कम से कम आप आउटकम देखिए, जो इंक्वायरी है उसके बाद बात होती है। तो फिर उसने हाई कोर्ट चले गए। फिर मैंने, जो मेरे मित्र थे, फ्रेंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उत्तराखंड सरकार के, उनसे बात करी कि हाई कोर्ट में जो ये फाइट कर रहा बंदा, ये किस तरह का वकील है। तो उन्होंने उसका पूरा मेरे पास कच्चा चिट्ठा भेजा कि ये इस तरह का। फिर मैंने भांजे को बोला मेरी उससे बात करा, उसका नंबर दे। तो मैंने वकील से बात करी। मैंने कहा आप किस बिना पे, किस बेस पे हाई कोर्ट आए हैं? तो पहले ही हियरिंग में धड़ाम से नीचे गिरेगा।
और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, क्यों आपने सजेस्ट किया? और जो न्यू टेहरी में ट्रायल कोर्ट में एडवोकेट था उसको मैंने काफ़ी बोला, क्या था, जब केस में मेरिट ही नहीं है, कस्टडी डेथ है, तो कैसे अभी इनिशियल स्टेज में आप लोग हाई कोर्ट पहुंच गए? फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, एक दिन भांजे का फोन आया, कोई उत्तराखंड सरकार में कोई मंत्री थे, और उस एरिया के लोगों ने उस मंत्री के पास, मिनिस्टर के पास जाके शिकायत करी इस केस की, और वो उत्तराखंड विधानसभा में उसका 0 आवर में उसका क्वेश्चन रेज करने वाले थे। तो वो मेरे फ्रेंड है, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा किशोर जी आप इस मुद्दे को उठा रहे, कहते ये आपके कौन है? मैंने कहा मेरे सगे जीजा जी हैं। तो कहते आपको याद अब आ रही है जब केस इतना बिगड़ चुका है? मैंने कहा मेरा भांजा, वो तो उसने बोला मामा जी आप क्या करोगे, मैं संभाल लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, उसने मुझे आने नहीं दिया। तो कहते ये तो आज क्वेश्चन रेज होगा और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दिलाने का हम लोग करेंगे। कस्टडी डेथ में तो वैसे भी छूटने के चांसेस बहुत कम है, और प्लस 10 लाख इसको अभी हर्जाना दिलवाने, कंपनसेशन जो इनसे, जो मेरे जीजा जी से, इनसे पे करने की बात जोर पे रखेंगे। और उस एरिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जबरदस्त फ्लैश हो रहा था। तो मैं देहरादून गया अपने बड़े जीजा जी को लेके, मैं उन मंत्री से भी मिला, चीफ मिनिस्टर से मिला, उनके बात हुई, कहते आपने तो बहुत लेट कर दिया। मैंने कहा मुझे, मैं क्या करूं अब? तो एनीवे बात हुई, मैंने कहा आप, ये एक रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब, आप, वो मुझे बड़े भाई बुलाते हैं, तो मैंने कहा एक आप इसको 0 आवर में नहीं उठाएंगे, मुद्दे को आप ठंडे बस्ते में डालिए। मैंने कहा उन्होंने कस्टडी डेथ, उनके हाथ से बंदा नहीं मारा गया, उससे पहले मैं, हाँ फिर मैंने उनसे बोला कि आप ये जो कंपनसेशन है इनसे 10 लाख दिलाने का, ये भी मैं, आप ही जरा केस को अपने हिसाब से देखेंगे, तब फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो कहते कुछ तो आप उनको एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते पे। मैंने कहा चलो उस लेडी जिसका हस्बैंड कस्टडी में डेथ हुआ, वो गरीब लेडी है, मैंने कहा चलो कुछ उसकी हेल्प कर देंगे, लेकिन इस बेस पे नहीं कि मेरे जीजा जी ने उसकी उनकी कस्टडी में उनकी डेथ हुई इसलिए नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उसकी हेल्प कर देंगे। फिर वहां से मैं न्यू टेहरी गया, और चीफ मिनिस्टर के यहीं से हमारे रहने सहने का जो वीआईपी बंगले, मतलब ये बहुत लंबी दास्तान है, कट शॉर्ट। वहां मैं गया तो जेल अथॉरिटीज पे अपना इंट्रोडक्शन देके मैं अंदर उनसे मिला, फिर जो आईओ थे उस केस के उनसे मिला, और फिर जो प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट थे उनसे मिला, और फिर फाइनली मैं जिन मेडिकल टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया था उस विक्टिम का, जो जिसकी डेथ हुई थी, उनसे भी मिला। सभी की ये राय थी कि ये जेंटलमैन इसका मर्डर नहीं कर सकते थे। अब मैं इसका थोड़ा बैक में जाता हूँ। जो मुझे बात पता लगी कि उस गांव में, जिस गांव में ये व्यक्ति रहता था, उसकी वाइफ ने, वो ड्रिंक करता था बहुत, तो उसकी वाइफ ने इनसे एप्लीकेशन, फरियाद करी, लिखित में भी और वैसे टेलीफोन पे भी, मोबाइल पे भी। तो एक दिन ये अपने 2-4 साथियों को लेके शाम को उसके घर चले गए, उस गांव में चले गए, और ये वहाँ बड़े सोशल टाइप के, अब उनका स्वर्गवास हो गया मेरे जीजा जी का, बड़े सोशल टाइप के, हर किसी की मदद करने वाले लोगों में से थे, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, एक व्यक्तिगत तौर पे भी वो हर एक के काम में आगे रहते थे। तो जब ये वहां गए तो उसको अरेस्ट करके लाए, उसके गांव के प्रधान ने और उसकी फैमिली ने बड़ा, मतलब बहुत इनको प्रेशराइज किया कि आप इसको अपने साथ ले जाओ। तो वहाँ उन्होंने, जहाँ इनका बंगला था, ऑफिस था, वहाँ कस्टडी सेल भी होते हैं जहाँ कैदियों को रखते हैं, वहाँ रख दिया, और वहाँ रख के ये अपने खाने पीने में लग गए। मेरे जीजा श्री को भी ड्रिंक की आदत थी, वो भी अपने, उनके जो भी कर्मचारी थे और उनके साथी थे, वो इतने में जब उस कैदी को खाना देने गए तो वो मरा हुआ पाया गया।
अब मेरे जीजा जी ने इतने भोले, इतने सहज भाव से, क्योंकि उसकी फैमिली कोई बड़ा हेल्प करते है उस गांव में, इनका अच्छा खासा व्यक्तिगत तो रुतबा भी था, ऑफिशियल तो था ही। तो उस लेडी को भी फोन कर दिया तेरे पति मर गया है, और वो ग्राम प्रधान को भी फोन कर दिया कि जो उस जो भी नाम रहा होगा उसको जो हम लाए थे उसकी डेथ हो गई। अब इन्होंने अपने टेन्योर में जितनी भी वहाँ हेल्प करी होगी वो सब एक किनारे। तो षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई कि कैसे यहाँ पे इनसे फंसाया जाए और कैसे ये किया जाए, पैसा लिया जाए, ये हो सो जो भी है। अब वो रात को, सुबह, रात को तो नहीं, सुबह है, कुल्हाड़े हथियार लेके जो काटने वाले होते हैं, मिट्टी तेल पेट्रोल के, कि तहसील में आग लगा दो, सारा ये कर दो इनको। बड़ी भयंकर स्थिति हो गई। तो किसी ने डीएम को फोन किया वहाँ पे जो टिहरी में थे, तो वो फोर्सेस लेके वहाँ पहुंचे, किसी तरीके से इनको बचा के ये नहीं टिहरी ले गए, उसमें ले गए, गेस्ट हाउस में ठहराया। और उस एरिया के पब्लिक का इतना प्रेशर था कि इनको अरेस्ट करना पड़ा, और कस्टडी डेथ का चार्ज इन पे लगाया गया। जो मेडिकल टीम थी लास्ट के 2 घंटे, 2 आवर्स लास्ट के, उसमें ये वो व्यक्ति इनके कब्जे में था। उसके किस चीज का था, एक उसके हेड इंजरी थी लेफ्ट एंड राइट साइड में, यहाँ स्कल में उसके बोन फ्रैक्चर थे दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट। और गले में लिगेचर मार्क, लिगेचर मार्क एक कानूनी टर्म है, जो रस्सी का निशान पड़ता है गले में। कोई किसी का गला घोंटता है या कोई आत्महत्या करता है रस्सी लगा के, तो लिगेचर मार्क उसके गले में था, जो विजिबल था नेकेड आई से, और पोस्टमार्टम में भी वो चीजें आ रही थी। तो ये दोनों चीजें लिगेचर मार्क एंड जो उसके बोन फ्रैक्चर थे लेफ्ट एंड स्कल में, खोपड़ी में, सिर में, तो वो इनके जब कस्टडी डेथ में 2 घंटे इनको भी बोल रहे थे। इस बेस पे इनको अरेस्ट करना पड़ा। अब मैं उस बात पे आता हूँ, जब मैं मेडिकल टीम से मिला तो मेरे जीजा जी को गठिया भी था, उनके हाथ उंगलियां सीधी नहीं थी, वो साइन करते थे बड़ी मुश्किल से। एंड लिखने का काम वो ये डिक्टेशन देते थे, और जो इनके साथ लिखने वाले वो लिखा करते थे। तो जो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट थे, इनके साथ उन्होंने कई सरकार के लिए कई केस फाइट किए। मैं उनसे मिला, कहता है वो बड़े सज्जन आदमी हैं, उनसे तो मर्डर हो ही नहीं सकता। और जो मेडिकल टीम थी, मैंने कहा आप ये कैन इट बी पॉसिबल, जो इनके फिंगर्स हैं इनसे ये इसका रस्सी बांध सकते हैं? तो सभी ने, मैंने कहा आप कम से कम वो 2 घंटे, आपको पता है इसको मरे हुए काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट ये निशान पहले के हैं, मरा तो तभी है जब वहां के, पर वो लिगेचर मार्क और जो सिर में उसके दोनों राइट एंड लेफ्ट में जो फ्रैक्चर था वो काफी पहले से था। अब बात आई उनसे भी, जो प्रोसिक्यूशन का वकील था उससे मैं सारी, उसने फिर जो हमारा डिफेंस काउंसिल था जो हमारे भांजे ने किया हुआ था, मैं उससे मिला। मैंने कहा आपको केस में क्या मेरिट आता है, लगता है क्या मेरिट निकलता है? मैंने कहा आप मुझे सारे केसेस की फाइल, वो इस केसेस के जितने भी पेपर हैं उसकी फोटोकॉपी दीजिए, मैं भी इसको स्टडी करूंगा। मैं फिर यहाँ दिल्ली आके मैंने आर्काइव्स में से इंडिया में जितने कस्टडी डेथ के केसेस हैं, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से, इंटेलिजेंस से रिलेट्स वो रखता हूँ, तो मैंने सारे पढ़े। हालांकि मुझे पता है कि कस्टडी डेथ का बचना बड़ा मुश्किल है, जिस पे चार्जेस हों तो बहुत मुश्किल है। फिर भी जब अपनों पे बात आती है तो मैंने सारे जो जजमेंट थी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड जो थी, सबको स्टडी किया। हमारे जो पैनल में जो एडवोकेट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनसे भी मैं मिला, स्टडी उनको दिखाया, उन केसेस को दिखाया, तो कहता बहुत मुश्किल है बचना। तो किसी ने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि आप सेशन में केस है तो आप पैसा खिलाओ उनको और इनको। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो कैसे पॉसिबल है। तो एनीवे मैं फिर नेक्स्ट वीक गया। मैं हर हफ्ते 1 महीने तक 4-5 बार वहां पे गया। मेरा ऑफिस ऐसा था कि मुझे छुट्टी मिलना या घर आना भी इम्पॉसिबल होता था, लेकिन पिताश्री ने, गुरुजी ने इतना पॉसिबल किया कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग को, रात को निकलता था, सैटरडे मॉर्निंग वहाँ, और संडे रात को निकलता था और वहाँ दौड़ धूप करता था।
फिर मैंने प्रोसिक्यूशन का जो सरकारी प्रोसिक्यूशन साइड से जो एडवोकेट था गवर्नमेंट का, मैंने कहा आप सजेस्ट करो। मैं उन्हीं के घर पे टिकता था, उनके बंगले पे। मेरी उनसे भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और मैंने कहा आप सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पे कौन सा एडवोकेट सही रहेगा जो इस केस को हैंडल कर पाए। कहता जी बचना तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा देखो जी कोशिश तो कर सकते हैं। फिर जो नाम उन्होंने सजेस्ट किया तो मैं उनके पास गया, मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ गया होता। तो हम किए तो वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे मैं कल्प्रिट हूँ। मैंने कहा हम आपको हायर करने आए, आप एक तो तहजीब से बात कीजिए, केस में दम हो या ना हो, आप फाइट तो करो, पैसे आपको बराबर मिलेंगे, जो भी चीज़ आपको है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बात शुरू हुई। तो कहते चलो मैं हैंडल कर लेता हूँ, केस देखता हूँ। तो कहते इसमें तो कोई दम है ही नहीं। तो जो प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट थे उन्होंने जो नाम सजेस्ट किया, उनसे काफ़ी देर बातचीत हुई, जो मैं बता ही चुका हूँ। नेगेटिव तौर पे उन्होंने लिया, बट मुझे अपने पिताश्री पे, अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि इस चक्रव्यूह से वो निकाल ही लेंगे। तो मैं हर हफ्ते वहाँ पे जाता था और मैं आई वॉज टोटली ब्लैंक, कैसे होगा, लेकिन सिर्फ भरोसा था कि वो जो भी करेंगे करेंगे, अच्छा करेंगे। तो जो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट था उनके फोन आते थे कि सर कुछ मिला, कुछ ढूंढा आपने। मैंने कहा मिल ही जाएगा। तो बहुत सारी केसेस में जब वो लोग तहसील में आए थे और उन्होंने वहाँ पे आग लगाने के लिए, जब उनका एक मॉब इकट्ठा हुआ था, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखवाई थी और उस लेडी से अंगूठा निशानी भी लगवाई थी। तो इन द मीन टाइम मैं यहाँ आता था एडवोकेट से, अपना आर्काइव से ये टटोल वो टटोल, कहीं ना कहीं लिंक कोई ना कोई। मैंने पता नहीं कितने केस स्टडी किए होंगे कस्टडी डेथ के उस टाइम, कहीं से कोई लकूना मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं ऑफिस में मैं बहुत बिजी चलता होता था। तो इन द मीन टाइम जिस दिन मुझे इस केस की फाइनल हियरिंग थी, तो भांजे से बात हुई। तो मैंने कहा उन तमाम लोगों को वहाँ पे नई टीरी बुलाना और उनको वहाँ पे ठहरा दे। वो लोग आ गए और मुझे मैं किसी ऑपरेशन में यहाँ पे था ऑफिस की, और इन द मीन टाइम मेरे कजन की डेथ हो गई नागपुर में रोड एक्सीडेंट से। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। नेक्स्ट डे मैं आ गया, सुबह गया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सीधे ऑफिस गया। वहीं से मैंने ड्राइवर को बोला कि मैडम को लेके आ जाना, कपड़े उपड़े ले आना और हम लोग नई टिहरी चलेंगे। मैं अपने एक मेरे बड़े क्लोज एडवोकेट है उनसे गया। फाइनली कहता रोहतान साहब कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ नज़र तो नहीं आ रहा। तो हम लोग सुबह जब वहाँ नई टिहरी पहुँचे तो मैं प्रोसिक्यूशन वाले एडवोकेट के यहाँ गया। तो नहा धो के जैसे मैं टेबल पे बैठे तो कहता सर कुछ मिला। मैंने कहा जी गुलशन नंदा की एक कहानी है। कहता है, मैंने कहा हाँ इस केस में। मैंने कहा उसने जो पहली एप्लीकेशन दी थी आप उसको बेस बनाइए, जो उसने नायब तहसीलदार में यानी मेरे जीजा जी को लिखी थी कि मेरा हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता है, मुझे मारता पीटता है और बहुत सारी चीज़ें घर में उत्पात मचाता है, गांव भर में उत्पात मचाता रहता है। तो मैंने कहा इसी बात से उठाइए और उनकी इसको आप अरेस्ट करके ले जाओ। तो कहता अच्छा वो कैसे होगा। मैंने कहा इसकी जो खोपड़ी में दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में जो बोन फ्रैक्चर है, गले में जो लिगेचर मार्ग है, उसको हम इस तरह से लेते हैं कि जब ये इसको अरेस्ट करके लाए थे तो 2 दिन से ये हैवी ड्रिंक कर रहा था और मुझे गाली गलौज कर रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, कुलाड़ा या जो भी इसके हाथ में थी, डंडे उंडे मेरे पे टूट पड़ रहा था। तो मैं इससे बचती भागती फिर रही थी। तो एक बार मैं पानी लेने गई, पानी लेके आ रही थी तो ये मेरे पीछे दौड़ता, मुझे बहुत गालियां देने। तो मैं बचने के लिए किसी के घर पे ऊपर चढ़ी, पानी मैंने वहां रखा और सीढ़ी से छज्जे से जैसे मैं वहां क्रॉस कर रही थी ये भी मेरे पीछे भागा।
कि मैं उन गालियों का यहाँ पे उपयोग नहीं करना चाहता, बट उसने ऐसे मेरे पीछे भागा तो मैं तो टॉप के दूसरी तरफ निकल गई और ये लड़खड़ाया और लेफ्ट साइड नीचे गिरा। तो वहाँ नीचे आंगन में पत्थर वत्थर होते हैं, और उस पिए हुए की कंडीशन में था, तो अपने को संभाल नहीं पाया, बेतरतीबी से नीचे गिरा होगा, तो फ्रैक्चर हो गया। फिर ये दिन भर भी वैसे ही रहा। तो अगेन मैं कुछ काम से, रास्ता तो एक ही था, ये उसी रास्ते के आसपास कहीं खेत में कभी रास्ते में गिरा हुआ था। इसने फिर मुझे देखा और मेरे पीछे फिर भागा। अब की बार मैं किसी और घर में गई तो ये राइट साइड गिरा, मतलब दूसरी तरफ गिरा होगा। इस तरह से कहते अब जो लिगेचर मार गए, मैंने कहा उसका भी है कि जब वो गिरा तो वहीं पे ये दारू पीता रहा, जेब में इसका था, और नीचे पशु बांधने के जो जानवर हैं उनके बांधने की रस्सी, खूंटी होती है, उनमें रस्सी होगी। तो जब मैं इसको फिर नजर आई तो इसने बोला कि तू आती है इधर, नहीं आती, मेरी बात सुनती है नहीं सुनती है। उसने वो जानवर की रस्सी खोल के अपने गले में कसना शुरू कर दिया। तो इतना जोर से कसा कि यह इसकी टंग बाहर निकलने लगी। तो कहते आखिर मेरा पति है, मैंने ऐसा सजेस्ट किया, जो भी मेरे को तंग करता था, तो मैं एक भारतीय नारी हूँ, फिर भी मुझे इस पे दया आ गई, जैसे भी है कितना भी खराब होगा मेरा सुहाग है। तो मैं इसको बचाने दौड़ी तो इसकी जीभ बाहर लटक रही थी, तो मैंने कहा इसका लिगेचर मार्क भी बन गया। तो अब मैंने कहा रहा ये इसका स्टेटमेंट हॉस्टाइल ना हो जाए, जो इसने तहसील में आके जो इससे साइन कराए गए थे कि वो एप्लीकेशन मैंने नहीं लिखवाई। गांव से जो मैंने नायब तहसीलदार साहब को जो एप्लीकेशन दी थी वो मेरे कहने से ग्राम प्रधान ने लिखी, उसमें अंगूठा निशानी मेरी है, थंब इम्प्रेशन मेरा है, और मेरे कहने पे, और मेरे को पढ़ के सुनाया गया। जो तहसील में जब ये सारा मॉब इकट्ठा होके गया तो इन्होंने बोला कि ये तुझे हर्जाना दिलाने के लिए 10 लाख रुपए के लिए एप्लीकेशन है, इस पे तू अंगूठा रख दे। तो ये जो विक्टिम की वाइफ है वो हॉस्टाइल ना हो, केस में दम रहे, तो ये बोलेगी ये लेडी कि यहाँ पे तहसील में आके मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन लिखो। हाँ, इन्होंने मुझे बरगला के फुसला के ये जरूर लिखवाया कि इसमें पैसे की बात है, तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे, तुम इसमें अंगूठा निशान कर दो। अंगूठा मेरी निशानी है बस, इसमें जो कंटेंट्स है वो मेरे नहीं है, न ये मेरे कहने से लिखाई गया ना मुझे पढ़ के सुनाया गया। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। तो पिताश्री ने, गुरुजी ने उस सरकारी वकील की खोपड़ी ऐसे घुमा दी प्रोसिक्यूशन साइड की, वो तो उछल पड़ा, कहता सर ये तो गजब हो गया। अब मैं तो अंदर से देख रहा बन के, तो कहानी है। अब मैंने कहा मैं हमारे एडवोकेट जो हमारा डिफेंस काउंसिल है उसको बुला दीजिए यहाँ पे। तो वो आए जनाब, तो बड़े उन्होंने डायरी ऐसे भेजे, कोई दम नहीं, हम तो, मैं तो पहले ही बोल रहा मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं तो केस को हाथ में नहीं लेना चाहता, आपने मुझे कॉम्पेल किया इस केस को हैंडल करने के लिए। मैंने कहा आप बैठो सही। कहते क्या है आपके पास? मैंने कहा कुछ है, आप ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने सरकारी वकील को उनके आने से पहले जो प्रोसिक्यूशन के थे, मैंने कहा आपसे एक रिक्वेस्ट इतना है कि क्या ये मिस्टर रघुवीर सिंह इस बंदे को लिगेचर मार्क वाली सिचुएशन में रस्सी कस सकते हैं इसके गले में? ये तो बड़ी मुश्किल से साइन करते हैं। कहता नहीं, इम्पॉसिबल, जहां तक मैं इनको जानता हूं, मैंने इनके साथ बहुत केस फाइट किए सरकार के, ये बहुत सज्जन आदमी है, बहुत भले आदमी है, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। बस इनका बदकिस्मती थी कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनता को साथ शांत करने के लिए ऐसा किया गया। मैं कहा एक बंदे को आप कुर्बान कर रहे हो और पब्लिक को शांत करने के लिए ऐसे कर रहे हो। तो मैंने कहा आपसे ही बस यही चीज है, मैं ये चाहता हूं कि आप क्रॉस नहीं करोगे, न इस लेडी को न हमारे एडवोकेट को, जो डिफेंस काउंसिल है उसको काउंटर नहीं करोगे, आप बस सुनते रहो। हाँ, बीच में जो कोई हल्के फुल्के आपने क्वेश्चन पूछने हैं वो आप करते रहना। कहता जी मैं बिल्कुल आप जैसे कहेंगे वैसे। तो फिर डिफेंस हमारा जो एडवोकेट था उनको मैंने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे है, तो किसी हद तक वो भी राजी हो गया। अब वो जो उस लेडी, मतलब उस जिसका हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो पूरी फैमिली उनकी नीचे थी। तो मैंने अपने भांजे को बोला अभी मत लाना यहाँ पे, जब मैं बोलूंगा तब लेके आना। तो उस लेडी के फादर और कुछ पॉलिटिकल लोग भी इकट्ठे थे,
प्रधान भी था, उनके जेठ वगैरह, मतलब बहुत सारा उनका भीड़ भाड़ थी उनके साथ। मैं कहा 5-7 आदमी जो इनके साथ हैं वो आ जाओ ऊपर। तो जो देहरादून में चीफ मिनिस्टर के सामने जो मिनिस्टर थे वो कहते व्यक्तिगत तौर पे, मैंने कहा हाँ 50,000 मैं इसको दे दूंगा, लेकिन बात हुई 1 लाख की। मैंने कहा ये टोटल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है, इस बात पे नहीं है कि इसका कस्टडी डेथ हुआ मेरे जीजा जी के कस्टडी में, तो उस लिहाज पे नहीं है। बाद में मेरे भांजे ने उसमें 50,000 और ऐड करवा दिए, वो मुझे जानकारी नहीं थी, 1.5 लाख में। अब जैसे उसके मतलब उस व्यक्ति के वाइफ और उनके सारे रिश्तेदार आए, कहते जी लाओ पैसा, हम तो ऊपर साढ़े तब केस चलेंगे, कोर्ट में तब चलेंगे, आप पहले पैसे दे दीजिए। मैं कहा ना, पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे पास है पैसे, बट आप कोर्ट से होके आ जाओ तो आपको मैं दे दूंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। कहता आपके भांजे ने 50,000 और देने की बात करी। मैंने कहा ओके ठीक है, जो इसने बोला है तो चलो। नहीं माने वो। मैंने कहा आप मीटिंग कर लो, आपने जो बोलना है बोलिए, या मैंने कहा ये जो आपके जो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट है उसको दे देता हूँ पैसा, आप ये कोर्ट से आइए तो पैसा ले लीजिए इनसे। लेकिन वो एग्री नहीं हुए कि इनको कमीशन देना पड़ेगा एडवोकेट को। मैंने कहा आप ये चेहरा देखिए, मेरा चेहरा, जो मैंने आपसे वचन दिया है वो वचन मैं पूरा करूंगा, और अगर आपने अभी पैसा चाहिए तो अभी नहीं मिलेगा, हाँ जब हम कोर्ट से बाहर आ जाएंगे आपको पैसा दे देंगे, वो भी मानवता के आधार पे, ठीक है, कि उसके छोटे बच्चे हैं, चलो उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपने ऐसा कोई कंडीशन है तो आपने जो मर्जी बोलना है इनके अगेंस्ट में आप बोल दीजिए। मैंने कहा इसके बाद मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, आपने जो करना है कीजिए, और मैं उठ के दूसरे रूम में मैंने कहा आप डिस्कस कर लीजिए। फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला, कहता जी हम एग्री हैं, आप बाद में दे दीजिए। मैं कहा ठीक है चलो कोर्ट चलो। 10:30 बजे हम कोर्ट पहुंचे तो उसकी एक छोटी बच्ची भी थी, मैंने उसको जो भी पानी वानी ये वो सो मैंने उससे अच्छे से बात करी। उस लेडी से पूछा, मैंने कहा क्या ये आपके पति को मार सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं ये बहुत भले आदमी। मैंने कहा निष्पक्ष भाव से आप बोलिएगा। कहते नहीं ये तो बहुत सज्जन आदमी है, ये तो मुझे बहन की तरह ट्रीट करते हैं और बड़ी हेल्प करते हैं, पूरे गांव में हेल्प करते हैं, पूरे एरिया में हेल्प करते हैं, ये तो बस लोगों ने भड़काया और उस वजह से अब तो केस खराब हो गया है। तो ये तमाम बातें थी। मैंने कहा जो भी आपने बोलना होगा। फिर उनको मैंने वो सारी बातें बताई जो अपने डिफेंस काउंसिल को बोली थी और जो प्रोसिक्यूशन को बोली थी उनको बताया। तो मैंने कहा ये आपसे पूछते रहेंगे तो आप ऐसा, मैंने कहा अपने दिल पे हाथ रख के, अगर इन्होंने आपके हस्बैंड इनकी कस्टडी में उनकी डेथ हुई है तो आप बिल्कुल मत बोलना, इनको जो भी सजा आपने दिलवानी है वो आप दिलवाइए, अगर आपको लगता है कि इन्होंने नहीं किया है तो आप बोलिए। लेकिन कानूनी पेंच ऐसा था कि अगर ये ना भी बोलती तब भी उनको पनिशमेंट होनी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता या फांसी, जो भी चीजें होती हैं, या बहुत सारी हार्श इनको सेंटेंस होती। एनीवे हम गए ऊपर में तो बैठे रहे, तो अचानक फिर 2 घंटे बैठे रहे तो अंदर से जो रीडर ने आवाज लगाई कि आपका ये वाला केस जो है लंच के बाद होगा। अब यहां से पिताश्री की लीला तो पहले से शुरू हो गई थी। जो मेरे दिमाग में ये कहानी आई, इस तरह से हमारा प्रोसिक्यूशन एडवोकेट भी राजी हो गया, डिफेंस भी राजी हो गया, जो विक्टिम की फैमिली थी वो भी राजी हो गए। अब कोर्ट में जज ने भी, जो देखिए संगत जी, सेशन जज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक बहुत बड़ी मायने होती है, उसकी कोर्ट में केस था। अब वहां भी खेल उन्होंने अपनी रचना रच ली थी, रास्ता साफ कर दिया था। वहां पहुंचे तो कोर्ट बिल्कुल खाली। मेरे जिया जी पीछे हैंडकफ में थे, वहां जो भी रिवाज है कि हथकड़ी बांधे हुए पीछे खड़ा करते हैं। तो एक साइड में मैं, मेरी वाइफ बैठे हुए थे और ऑफ कोर्स पिताश्री वहां मौजूद थे, और दूसरी साइड में विक्टिम की वाइफ एंड पूरी उनकी बारात वहां बैठी थी, जो भी उनके साथ आए हुए थे। और संगत जी बड़ी हैरत वाली बात है, ये
सिर्फ और सिर्फ पिताश्री यानी गुरुजी कर सकते हैं। जज अपने चैम्बर में बैठे रहे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपने चैम्बर में बैठे रहे, वो कोर्ट में नहीं आए। सिर्फ उनका रीडर था और एक उनका जो सीट के पीछे वो कर्मचारी खड़ा होता है, इसके अलावा कोई नहीं था। और हमारे डिफेंस काउंसिल ने जो बोलना शुरू किया, सरकारी वकील आके मेरे पास आ गए, रोहतान साहब ये ठीक है, ये वर्ड ठीक है, ये ठीक है, कुछ और इसमें लिखवाना है। तो एक दो जगह मैंने जो करेक्ट करवाया, मैंने कहा ऐसे लिखवा दो। और रीडर वहाँ पे उनका उसका कंप्यूटर या जो भी था वो काम नहीं कर रहा था, वो हाथ से लिख रहा था। और फाइनल वर्डिक्ट हो रहा था जो इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। और डिफेंस काउंसिल बार बार प्रोसिक्यूशन काउंसिल से, सर कुछ आपने, कहता नो ये ऐसे 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 हल्के फुल्के जो। और हमारा काउंसिल जो डिफेंस वाला था वो बार बार उस लेडी से, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा, कहता हाँ जी ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। फाइनली 4 बजे, मतलब 2:30 बजे से शुरू हुआ था, आई थिंक 2 घंटे चला। 4:30 बजे उसने अपनी लिखना बंद किया, सेशन जज के रीडर ने, और वो साइन कराने अंदर ले गया। जज एक बार भी अपने कोर्ट रूम में नहीं आए। उनकी एब्सेंस में ये सारी बातें चलती रही। ऐसे लग रहा था कि सारा स्टेज्ड है, सारा जो कोर्ट हियरिंग चल रही है। और उसके सूत्रधार ऑफ कोर्स कौन हो सकते हैं, जिनकी लीला ये हो रही थी। तो जैसे ही उन्होंने, जज ने साइन किया, जो भी उनको वर्डिक्ट रहा होगा, उन्होंने रिजर्व रख दिया। और जैसे ही वो रीडर बाहर आया तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल वो मेरे पास आके, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपने मोर्चा मार दिया। मैंने मन ही मन बोला, मोर्चा मैंने नहीं मारा, मोर्चा तो मारने वाले साथ में इधर खड़े हैं। तो हम लोग आ गए वहां से। तो 1 महीने बाद इसका वर्डिक्ट आना था फाइनल। लेकिन वहां पूरे कोर्ट प्रीमाइसिस में हंगामा मच गया। ये बंदा कौन है मेरे लिए, ये बड़ी तोप चीज है। क्योंकि जब जेल में भी मैं जाता था तो पूरे जेल के दरवाजे खोले, जेलर ऐसे मिलने आता था। हाँ, और जब जब भी मैं मेडिकल टीम से मिला तो मैंने कहा ये जो है हॉस्पिटल में मेरे जीआईजी मिस्टर रघुवीर सिंह, यहाँ इनकी हालत खराब हो जाएगी, जितने भी पीरियड ही रहते हैं आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। वही हुआ, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे उन लोगों ने किया। तो जब फाइनल वर्डिक्ट आना, जजमेंट आना था, तो हम पूरी फैमिली एक मिनी बस करके हम लोग वहाँ गए। तो जब जजमेंट का रिजल्ट तो हमें पहले से पता था। तो मेरे जीजा श्री जो हैं बाइज्जत बरी हो गए। किस कहानी पे, जो कहानी इन्होंने मेरे दिमाग में डाली थी, गुरुजी ने, मेरे बापूजी ने, वो जो कहानी मैंने उनको बताई, उसकी प्रोसिक्यूशन वाले की भी खोपड़ी घुमा दी, डिफेंस वाले की घुमाई, और जज की तो ऑफकोर्स घुमाया, क्योंकि जो कोर्ट रूम में बैठे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये निर्दोष थे। और उसी दिन इनका प्रमोशन होना था जिस दिन ये अरेस्ट हुए थे। फिर हम लोग जब दिल्ली आ गए, उसके बाद मेरे भांजे का फोन आया, और मैं, जो हमारा एडवोकेट था, उसको मैं एक लिखा के कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट के बारे में, कि इसका अटेस्टेड कॉपी लगा के इनको ज्वाइन करना है ड्यूटी, कमिश्नर के पास जाके, और अपना कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट का मैंने कहा इसमें जिक्र कर देना, जो इनका प्रमोशन भी हो जाए और सारा ब्रेक इन सर्विस ना हो और सैलरी मिल जाए। तो 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरे भांजे का फोन आया कि मामा जी वो ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, तो और ना कुछ ये हुआ ना वो हुआ। तो मैंने कहा जो इसका बंदे हैं वहाँ पे ऑफिस में, उनका नाम और मोबाइल नंबर मुझे दे। लेकिन पिताश्री ने वो चीज़ भी नहीं आने दी। जैसे मैंने उनसे ये बोला, दूसरे दिन उसका फ़ोन आता है कि वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, प्रमोशन भी हो गया है, ज्वाइनिंग भी हो गई है, और पूरा बेनिफिट देने की बात शुरू हो गई है कवायद। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं। तो अपने गुरुजी से बहुत प्यार कीजिए, गुरुजी को खूब मानिए और गुरुजी की भी मानिए, तभी बहुत जिंदगी में रस, आनंद आ जाएगा। जय गुरुजी।